अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड लीगल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। स्पेसिफ़िकली हम पाकिस्तानी आइन के मुताबिक ये डिस्कस करेंगे कि शादी की अक़साम क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लीगल इफ़ेक्ट्स क्या बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैरिज की डेफिनेशन क्या है। ये डिफ़ाइन किया है अमीर अली ने। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन ordained for the protection of society and in order that human beings may guard themselves from foulness and unchastity। शादी को बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत हासिल हो चुकी है माशरे में, और इसका पर्पज़ जो है, बेसिक पर्पज़ ये है कि जो इंसान है या मुसलमान, वो अपने आप को बद किरदारी और बेहयाई से बचा सकें। अब क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो पहले नंबर पे है वैलिड मैरिज, इसको सही मैरिज भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है वॉइड मैरिज, इसको बातिल कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है इरेगुलर मैरिज, जिसको फासिद मैरिज कहते हैं। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं तीन कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन, ये हैं अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। शिया लॉ ओनली फर्स्ट टू कैटेगरीज को कंसिडर करता है, ओनली वैलिड या वॉइड मैरिज। इरेगुलर मैरिज का कंसेप्ट शिया लॉ में मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं वैलिड मैरिज को। इट कन्फर्म्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द लॉ। पाकिस्तानी आइन ने जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मेंशन की हैं किसी भी शादी को सही करने के लिए, अगर उन सब के मुताबिक शादी हो रही है तो वो सही मैरिज है। ऑल एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। अच्छा, जो एसेंशियल्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज हैं, इस पे एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा देर आर नो प्रोहिबिशंस एट ऑल, यानी कि सही मैरिज में दो चीज़ें हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, और इसके अलावा जिन जिन चीज़ों से मना किया गया है वो चीज़ें भी ना की गई हों, तो वो एक वैलिड मैरिज है। दूसरे नंबर पे है वॉइड मैरिज, यानी कि बातिल मैरिज। वॉइड मैरिज इज वन विच इज़ अनलॉफुल इन इटसेल्फ, द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द मैरिज बीइंग परपेचुअल एंड एब्सोल्यूट, सो इट इज़ नो मैरिज एट ऑल। यानी कि शुरू से या सिरे से जो शादी कंसीडर ही नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको वाइड मैरिज कहते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक की भी उसमें रजामंदी शामिल नहीं है तो सिरे से शादी है ही नहीं। फिर डिफरेंट प्रोहिबिशंस हैं, जिसमें एफिनिटी है, फोस्टेज एंड कंसेंग्यूनिटी। अगर इनमें से कोई भी टर्म अप्लाई हो रही है तो वो मैरिज शुरू से बातिल कंसीडर की जाएगी। या फिर अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे की वाइफ से शादी करता है तो वो हर लिहाज से नाजायज़ और बातिल मैरिज होगी। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है इरेगुलर मैरिज की। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, an irregular marriage is one which is not unlawful in itself but unlawful for something else। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से शादी इरेगुलर होगी, जो कि कुछ ख़ास स्टेप्स लेने से शादी दोबारा से वैलिड हो सकती है। ये इनमें क्या है कि अगर किसी ने शादी कर ली है विदाउट विटनेसेस तो वो इरेगुलर मैरिज होगी अनटिल के विटनेसेस प्रोवाइड किए जाएं। फिर किसी औरत के साथ अगर ड्यूरिंग इद्दत शादी कर ली गई है तो वो इरेगुलर मैरिज होगी। मैरिज प्रोहिबिटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अब अहले किताब के साथ तो शादी अलाउड है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ फॉर एग्जांपल किसी और रिलीजन के साथ किसी औरत से शादी कर ली है तो पहले आपको उनका रिलीजन दोबारा से चेंज करके दोबारा शादी करनी पड़ेगी, तो वो शादी रेगुलर हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर दो सिस्टर से शादी कर ली है तो उनमें से एक सिस्टर को तलाक दे के आप शादी को बचा सकते हैं। और अगर आपने पांचवी बीवी से शादी कर लिया तो फिर आपको पहली चार में से किसी एक को तलाक देनी पड़ेगी, यानी कि एट अ टाइम आप जस्ट चार बीवियों से शादी कर सकते हैं। इसमें शिया लॉ के मुताबिक यह है कि आपकी फिफ्थ जो है वो वाइड कंसिडर होगी शादी, अनटिल एंड अनलेस पहले आपने जो है चारों में से एक को तलाक देनी है, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर आप चार की मौजूदगी में पाँचवीं से शादी करते हैं और बाद में तलाक देते हैं पहली चार में से, तो वो पाँचवीं जो शादी है वो कंसीडर नहीं होगी। अब हम डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड इरेगुलर मैरिज देख लेते हैं। चूँकि वैलिड मैरिज जो है वो क्लियरली डिफाइंड है, जिसमें सारे एसेंशियल्स और प्रोहिबिशंस को देखा जाए, वो वैलिड मैरिज है। वाइड और इरेगुलर में इबहम आ सकता है, उसको हम डिफरेंस के थ्रू मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला डिफरेंस है लीगल पोजीशन का। वाइड मैरिज शुरू से ही एक अनलॉफुल मैरिज है, इसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है। जबकि इरेगुलर मैरिज वो है जिसमें आप सर्टन जो है स्टेप्स लेके उसको वैलिड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइड मैरिज को आप लीगल नहीं बना सकते। प्रोहिबिशन है दूसरा इसमें स्टेप,
वो ये कि अगर जो ममानत है किसी शादी की, फॉर एग्जांपल एक मर्द अपनी खाला से शादी नहीं कर सकता, तो वो परमानेंट है, वो प्रोहिबिशन जो है वो किसी भी तरह से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इरेगुलर मैरिज में फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ये है कि आप पांचवी वाइफ से शादी एट ए टाइम नहीं कर सकते, तो उस प्रोहिबिशन को आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप पहली चार में से किसी को तलाक दे दें। तो ये डिफरेंस आ गया प्रोहिबिशन का। तीसरा प्रोहिबिशन, तीसरा स्टेप ये है, या तीसरा पॉइंट ये है सॉरी, कि लेजिटिमेसी क्या है। वाइल्ड मैरिज से अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो नाजायज़ तस्वर किए जाएंगे, और इरेगुलर मैरिज जो है उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे उनको जायज़ तस्वर किया जाएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वाइल्ड मैरिज में किसी तरह के ना ही हकूक़ हैं ना ही कोई फ़राइज़ कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि शुरू से अकॉर्डिंग टू लॉ वो मैरिज है ही नहीं। जबकि इरेगुलर मैरिज अगर मियाँ बीवी ने कंज्यूमेट कर लिया है आपस में, तो वो उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कुछ ख़ास हद तक उससे पैदा हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि वाइड मॉडिफिकेशन, वाइड मैरिज को आप किसी भी तरह की मॉडिफाई करके आप उसको लीगल नहीं बना सकते, जबकि इरेगुलर मैरिज में आप मॉडिफिकेशन करके कुछ खास स्टेप लेके आप उसको वैलिड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंस हैं ये सब के सब एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि आप वाइड मैरिज को किसी भी तरह से शुरू से ही, चूँकि वो इलीगल है, आप उसको किसी भी तरह से वैलिड नहीं बना सकते, जबकि इरेगुलर मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज में कन्वर्ट की जा सकती है। अब लीगल इफ़ेक्ट्स जो पैदा होते हैं वैलिड मैरिज के थ्रू, सबसे पहले ये कि जो आम वैसे अगर शादी नहीं हुई, सही शादी नहीं है, तो अगर मियाँ बीवी आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एक मर्द और औरत, तो वो अनलॉफुल कंसीडर होगा, लेकिन शादी के बाद वो लॉफुल होगा। उसके अलावा अगर बच्चे पैदा होते हैं शादी के बाद, तो वो ऑब्वियसली लेजिटिमेट होंगे, जायज़ होंगे, लेकिन अगर वो वैलिड मैरिज नहीं है तो वो नाजायज़ होंगे। द वाइफ बिकम्स एंटाइटल्ड टू डावर, म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर एस्टेब्लिश्ड। जैसे ही शादी होती है मियाँ बीवी के आपस में कुछ ख़ास हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। उसके अलावा जो हक महर है वो देना होता है। इसमें दो तरह के हक महर होते हैं, जो फ़ौरन देना होता है एक, और एक जो है वो डेफर्ड होता है, जो बाद में देना होता है। उसके अलावा ये कि इनहेरिटेंस के जो वरासत के कानून हैं वो अप्लाई हो जाते हैं लीगल मैरिज के बाद। उसके अलावा अगर मियाँ बीवी में आपस में सेपरेशन हो जाती है, चाहे वो डेथ के थ्रू हो या किसी तरह से भी, तो जो वाइफ है अगर वो इद्दत गुजारती है तो उसको उस दौरान में उसका नानो नफ़का की वो हकदार होगी। उसके अलावा ये है कि जो हस्बैंड है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक अपनी जो बीवी है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर सकता है, यानी कि वो उस पर कुछ ख़ास हद तक पाबंदियाँ लगा सकता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमने देखा है वो मुस्लिम मैरिज को सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया कि ये माशरे की फलाह बहबूद के लिए है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी, वैलिड, वाइड और इरेगुलर, यानी कि सही, बातिल और फासिद मैरिज को देखा हमने अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। डिफरेंस हमने देखा कि वाइड और इरेगुलर मैरिज में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद लीगल इफेक्ट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज क्या होते हैं कि जब दो मियाँ बीवी, मुसलमान मियाँ बीवी आपस में शादी कर रहे हैं तो उसके बाद कौन कौन से आपस में उनको हकूक़ और फ़राइज़ मिलते हैं और लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो। उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप अपने जो सजेशंस हैं, अपनी राय है, अपना ओपिनियन, वो कमेंट्स में ज़रूर दें। किसी तरह की भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई सजेशन है या आप चाहते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और वीडियो जो है वो फर्दर ला सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।